देखिए, सुशीला कार्की होंगी नेपाल की अंतरिम प्राइम मिनिस्टर। विकास, बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। लगातार सुबह से एनडीटीवी ये खबर बता रहा था, आज रात ही शपथ लेंगी सुशीला कार्की। और सबसे पहले एनडीटीवी ने एक खबर हमारे दर्शकों के सामने रखी है, इस वक्त की बड़ी खबर। आशुतोष, बिल्कुल विकास, बता दें एक्सक्लूसिव तौर पर एनडीटीवी इस खबर को ब्रेक कर रहा है, आप सभी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है नेपाल से जुड़ी हुई, जहां सुशीला कार्की होंगी नेपाल की अंतरिम पीएम। नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं सुशीला कार्की। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने शपथ ली है, माफ कीजिएगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की है और उसके बाद लॉ किया, और चीफ जस्टिस से रिटायर होने के बाद जेएनजी आंदोलन की समर्थक थी। बिल्कुल, और आज रात ही जानकारी मिल रही है कि शपथ ले लेंगी सुशीला कार्की। ये बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर सूत्र बता रहे हैं, और देखिए एनडीटीवी सबसे पहले इस खबर को आप सभी दर्शकों तक पहुंचा रहा है, इसलिए न्यूज हेडक्वार्टर के साथ जुड़े रहें, बने रहें, देखते रहें। और ये बिग ब्रेकिंग इस वक्त क्या जानकारी विकास इस वक्त? बिल्कुल, एनडीटीवी पे इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, हमारी सहयोगी सिकता देव ने सबसे पहले सुशीला कार्की से बातचीत की थी। ये बातचीत भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है एनडीटीवी पर सबसे पहले ये खबर दिखाने वाला, नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी सुशीला कार्की, और आज ही रात सुशीला कार्की को शपथ दिलाई जाएगी। एक और जानकारी मिल रही है कि राष्ट्रपति, सेनापति और जेनजी में यह सहमति बन गई है, और जो जानकारी है आज ही रात शाम कह लीजिए 8:45 पर, यानी 8:45 बजे भारत के वक्त के मुताबिक वो शपथ ले लेंगी, ये जानकारी मिल रही है। तो सुशीला कार्की होंगी नेपाल की अंतरिम प्राइम मिनिस्टर, और आज ही वो शपथ लेंगी 8:45 पर। उनकी सुशीला कार्की की शपथ से पहले जो संसद है उसके भंग होने की औपचारिक प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी, और उसके बाद सुशीला कार्की को अगले 6 महीने के लिए अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, और उसके बाद जो लोकसभा यानी कि संसद के चुनाव होंगे, और उस चुनाव में जो जीत के आएगा वो औपचारिक रूप से शपथ लेगा। ये भी देखने वाली बात है कि भारत के प्रति इनका लगाव और झुकाव रहा है, और भारत से इनका बहुत खास कनेक्शन भी है। बहुत सारे इनके रिश्तेदार भारत में रहते हैं, बहुत सारे परिचित भी, और खुद भी इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री 1975 में ही हासिल की है। विकास, देखिए, आदित्य राज हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, एनडीटीवी सबसे पहला चैनल है जो इस खबर को सामने लेके आया है दर्शकों के कि नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की होंगी। क्या अपडेट है और आपके पास? देखिए, बहुत बड़ी खबर हम एनडीटीवी इंडिया पर सबसे पहले यहाँ काठमांडू से बता रहे हैं कि जो सहमति बननी थी वो सहमति अब बन चुकी है 5 दिन के बाद, और सुशीला कार्की जो है नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। करीबन 8:45 पे यहाँ पर लोकल टाइम जो है स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी। शीतल निवास जो कि यहाँ का राष्ट्रपति भवन है, वहां पर यह स्वेरिंग सेरेमनी होगी। रामचंद्र पौडल जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी करेंगे, वोट टेकिंग सेरेमनी करेंगे। इसके अलावा जो इमीडिएटली मेरे को जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट की एक मीटिंग बुलाई गई है। आदित्य, क्या कैबिनेट में कौन कौन चेहरे शामिल होंगे, कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, जो अहम चेहरे जेनजी मूवमेंट में रहे हैं, हो सकता है वो सब हो। हालांकि बालेंद्र शाह जो है वो शायद ना हो, क्योंकि लोग कह रहे थे कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्होंने सुशीला कार्की को सपोर्ट किया। इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं जो जेनजी ग्रुप्स में सपोर्ट कर रहे थे, वो सब इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इमीडिएटली जो कैबिनेट मीटिंग होगी वो जो है संसद भंग करने की जो मांग है उस पर प्रस्ताव रखेगी, उसको रेकमेंड करेगी, और राष्ट्रपति को यह बताएगी कि इमीडिएटली जो है पार्लियामेंट को भंग कर लेना चाहिए। और आदित्य, जो जेनजी के तमाम गुट उभर कर सामने आए थे जो एक दूसरे के विरोध में थे, क्या उनके बीच सहमति बन चुकी है? ये फाइनल मुहर लग चुकी है? कर लो पैच कर लो। आदित्य, आप हमें सुन पा रहे हैं? कर लो पैच कर लो। चलिए, हम दोबारा रुक करेंगे आदित्य का, लेकिन ये बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग है। राष्ट्रपति, जेनजी और सेना में यह सहमति बन गई है। जानकारी मिल रही है कि अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की होंगी, और आज ही वो शपथ भी ले लेंगी, और वक्त होगा 8:45 पर। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आप सभी दर्शकों के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर सबसे पहले एनडीटीवी ने इस खबर को दर्शकों के सामने रखा। सुशीला कार्की नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी। आज रात 8:45 पर वे शपथ लेंगी, और उसके बाद पहली कैबिनेट की बैठक में ही वहां की संसद को भंग करने का प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, सुशीला कार्की जो कि भारत के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिकल साइंस हैं, वो अब नेपाल की अगली अंतरिम प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। बिल्कुल, शीतल निवास में होगी पहली कैबिनेट बैठक, ये भी जानकारी मिल रही है। राष्ट्रपति, सेना प्रमुख, जेनजी में ये सहमति बन चुकी है।
सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अंतरिम पीएम बनाने पर सहमति बनी, क्योंकि इसके पहले जेनजी के कई संगठन, कई गुट आपस में ही माथापच्ची करते हुए नजर आए, उलझते हुए नजर आए, सड़कों पर मारपीट करते हुए नजर आए। लेकिन फाइनली ये जानकारी मिल रही है कि आज सुशीला कार्की के नाम पर मुहर लग जाएगी और 8:30 बजे के आसपास, 8:45 बजे के आसपास ये शपथ भी ले लेंगी सुशीला कार्की, नेपाल की अंतरिम प्राइम मिनिस्टर। शीतल निवास में प्रधानमंत्री पद की वे शपथ लेंगी और उसके बाद वहीं पर कैबिनेट की बैठक, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति भवन में बैठक, पहले शपथ लेंगी, उसके बाद शीतल निवास में कैबिनेट की बैठक होगी। और आपको बता दें कि आज सुबह से लगातार ऑनलाइन वोटिंग चल रही थी, उसमें भी जेनजी का ज्यादा समर्थन जो है वो सुशीला कार्की के साथ ही था। सिक्ता देव हमारी सहयोगी, जिन्होंने सबसे पहले सुशीला कार्की को देश दुनिया के सामने लेके आई थी, उनका इंटरव्यू किया था, वो हमारे साथ ग्राउंड जीरो यानी कि राष्ट्रपति भवन से लगातार जुड़ गई हैं। सुबह से लगातार वहीं से खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रही हैं। बहुत साहस के साथ आपने रिपोर्टिंग की पिछले 4 दिनों के दौरान सिक्ता। अब ये सबसे बड़ी खबर भी आप ही दर्शकों के सामने लेकर आई है कि सुशीला कार्की अगली प्रधानमंत्री, अंतरिम प्रधानमंत्री होने जा रही हैं और आज ही रात शपथ होगी। बिल्कुल, और अब से कुछ देर में यानी कि करीब 8:45 पर बताया जा रहा है शपथ ग्रहण होगा सुशीला कार्की का और वो नई अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री नियुक्त की जा रही हैं। और साथ ही ये खबर आ रही है विकास की कैबिनेट की भी बैठक आज ही हो जाएगी शपथ ग्रहण के बाद शीतल भवन में, जो कि प्रेसिडेंट हाउस है नेपाल का। और ये भी कि जो संसद के भंग करने को लेकर खींचतान चल रही थी, उस पर भी फैसला हो गया है, संसद भी भंग करेंगे राष्ट्रपति। और जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, जो 7 प्रोविंसेस हैं, 7 राज्य हैं नेपाल के, उसमें भी जो असेंबली है वो भी इसके साथ भंग कर दी जाएगी। तो ये हम बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि नेपाल को अपना अंतरिम प्रधानमंत्री मिल चुका है, अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री मिल चुका है। अब से कुछ देर में सुशीला कार्की शपथ ग्रहण करेंगी। बड़ी खबर दे रही है तौर पर न केवल संसद भंग होगी बल्कि राज्यों में जो सरकारें हैं उनको भी भंग किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ सिक्ता, जो आप बड़ी खबर दे रही हैं कि संसद के साथ साथ अगले 6 महीने के भीतर राज्यों में भी चुनाव होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जरूरी जेनजी को इसलिए लग रहा था कि उनका जो भरोसा था पॉलिटिकल क्लास पर वो उठ चुका था और तभी क्रांति, ये खूनी क्रांति 2 दिनों तक नेपाल की सड़कों पर हमने देखी। और वो सबसे पहले यही चाहते थे कि संसद भंग हो, प्रोविंशियल असेंबलीज भंग हो और उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन हो। तो इसको लेकर खींचतान थी, इसको लेकर बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी, पेच इसी में ही फंसा हुआ था। आखिरकार जेनजी ने अपनी बात राष्ट्रपति से मनवा ली है विकास, हम ये कह सकते हैं। और राष्ट्रपति ने यह तय किया है कि अब वो संसद को भंग करेंगे, सुशीला कार्की को अगला प्रधानमंत्री यानी कि क्या और आपके पास इंफॉर्मेशन मिल पा रही है, सूत्र कुछ बता पा रहे हैं कि इस कैबिनेट में और कौन कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं? क्या बालेन शाह की भूमिका क्या होगी और कौन कौन से वो मुख्य और दावेदार, जेनजी की क्या भूमिका होगी? कोई उधर से भी आएगा, इस कैबिनेट में शामिल होगा? तमाम नाम चल रहे थे आशुतोष, जेनजी के पास बड़ी लिस्ट थी और वो उन्हीं लोगों को चाहते हैं जो उनकी भाषा बोलते हैं, उनकी तरह दिखते हैं, उनसे जुड़े रहना चाहते हैं। बालेन शाह इसीलिए बहुत पॉपुलर हैं जेनजी के साथ। लेकिन बालेन शाह ने इस क्रांति के दूसरे ही दिन जब सत्ता पलट हुआ, उस दिन उन्होंने साफ कर दिया कि स्वर्णिम भविष्य के लिए जेनजी संयम बरते और उन्होंने सुशीला कार्की के नाम पर मुहर लगा दी थी। तो यानी वो खुद अपने आप रेस से बाहर हो गए थे। इस बीच हरक शामपांग का भी नाम सामने आया और कुलगाम घिसिंग का भी नाम सामने आया। तो ये 2 नाम हैं जो कहा जा रहा है मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा? 6 से 8 लोग बताए जा रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति जेनजी और सेना में सहमति बन गई है। सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाने पर सहमति बनी है और आज रात को 8:30 से 8:45 के बीच में शपथ लेंगी। राष्ट्रपति निवास शीतल निवास में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिल्कुल, सुशीला कार्की को प्राइम मिनिस्टर बनाने पर सहमति बन चुकी है। अंतरिम राष्ट्रपति, जेनजी और सेना में यह सहमति बन गई है। सिक्ता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है नेपाल से ही लाइव और हर एक बड़ी खबर, हर एक तस्वीर पर नजर है सिक्ता के जरिए आप सभी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। सिक्ता, ये जानना चाहेंगे कि जो गुट विरोध कर रहा था, क्या आप सब कुछ वो मान चुके हैं और नेपाल की सड़कों पर इस वक्त क्या कोई भी विरोध के स्वर नहीं उठ रहे हैं? पूर्ण सहमति है सुशीला कार्की के नाम पे? जब हम
जी, जो आप कह रहे हैं उसका कुछ अंदाजा हमें तब लगा, आपसे कुछ देर पहले जब हम राष्ट्रपति भवन के ठीक बाहर मौजूद थे तो हरकत शामपांग के नाम को लेकर, घिसिंग के नाम को लेकर वहां पर नारेबाजी हो रही थी। उनके समर्थक वहां पहुंचे थे। शायद उन्हें अंदाजा लग रहा था कि सुशीला कार्की के नाम पर अंतिम मुहर लगने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जो आर्मी चीफ हैं और चीफ जस्टिस हैं वो जेनजी को मनाने में कामयाब हुए हैं। मंत्रिमंडल में उनके जो चॉइस है, उनके जो नाम है, उन्हें जगह मिलेगी। इस वक्त नेपाल को ज़रूरी है एक अनुभवी और एक ऐसा चेहरा और ऐसा लीडर जो आगे की राह उनके लिए तय करे। अगले 6 महीनों में चुनाव होने हैं, लोकतंत्र है यहाँ पर, और तो अंतरिम सरकार की भी समय सीमा है। तो ऐसे में सुशीला कार्की जो पूर्व सीजीआई हैं वो एक बेहतरीन नाम साबित हो सकती है अंतरिम सरकार को लीड करने के लिए, इसलिए उनके नाम पर मुहर लगी है और बाकी नाम जो है उनको जगह मिलेगी इस मंत्रिमंडल में। हमारे सहयोगी अनंत अनुराग भी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए, काठमांडू में ही मौजूद हैं। आपके पास क्या अपडेट है अनंत, कौन कौन कैबिनेट में शामिल होने जा रहा है सुशीला कार्की के साथ? देखिए, सबसे पहले तो ब्रेकिंग है और एनडीटीवी ने ये न्यूज ब्रेक किया, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है जो सुशीला कार्की का नाम लगातार दिन भर चलते आ रहा था, बहुत सारे नाम थे, लेकिन मैं बारंबार कहते आया हूं कि सुशीला कार्की ही ऐसा नाम है जिसपे सबका जो मुहर लगना था और वही हुआ अंततः। और दूसरी सवाल ये है जो अब कौन कौन कैबिनेट में शामिल हो सकते थे। सवाल ये है जो अभी तक खुलकर कुछ नाम नहीं आया है, लेकिन हम आकलन कर सकते हैं कुछ ऐसा नाम है जो सब कैबिनेट में जो है भाग ले सकते हैं। तो पहला नाम है जो कुलमान घिसिंग वो सहभागी हो सकते हैं। दूसरा नाम है डॉक्टर संदीप रुइत लगायत के कुछ लोगों हैं का नाम चर्चा में है जो कैबिनेट में सहभागी हो सकते हैं। मुझे लगता है आज तकरीबन 3 लोग जो है शपथ लेने का संभावना दिख रहा है, लेकिन आज जो है सर्वसम्मति से सुशीला के नाम पे मुहर लग गया और हमारे जो पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व करने की भी सहमति बन गई। तो संसद विघटन के साथ ही सुशीला कार्की को जो है प्रधान। अनंत, आपको बीच में रोकेंगे, अपडेट दे दें अपने दर्शकों को। एनडीटीवी सबसे पहला न्यूज चैनल है जिसने ये बताया कि नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की होंगी आज रात 8:45 पर, यानी कि अब से कुछ देर बाद ही वो शपथ लेंगी। ये शपथ ग्रहण समारोह शीतल निवास यानी कि राष्ट्रपति भवन में होगा और राष्ट्रपति रामचंद्र पडोल उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। अंकित त्यागी भी हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले अनंत के पास चलेंगे। अनंत, 2 नाम बता रहे हैं कि जो कैबिनेट का हिस्सा होंगे, एक कुलमान घिसिंग और दूसरा नाम क्या है, फिर से बताइएगा एक बार। ये डॉक्टर संदीप रुइत है जो आई के डॉक्टर है और विश्व चर्चित डॉक्टर है जो बहुत सारे समाज सेवा काम कर रहे हैं और ये नेपाल में लगातार एशिया में भी बहुत चर्चित फेस है और ये पेशा से जो है मेडिकल डॉक्टर है, आंख की डॉक्टर है जो नेपाल में उसको बहुत प्यार मिलता है, बहुत सारे लोग को फ्री ऑफ। ठीक है, नजर बनाकर रखिएगा अनंत, तुरंत आपका रुख करेंगे। हमारे और एक सहयोगी अंकित त्यागी भी जुड़ चुके हैं। अंकित, आपके पास क्या जानकारी, क्या इंफॉर्मेशन अपने एनडीटीवी के दर्शकों के लिए? ब्रेकिंग इस वक्त की जो बड़ी खबर है एक बार आशुतोष बताइए। बता देता हूं कि एक टाइम में थोड़ा सा चेंज आया है। 8:45 की जगह अब 9 बजे के आसपास जो है वो शपथ ग्रहण समारोह जो यहां पर राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति निवास है, शीतल निवास, वहां पर होगा। साथ ही साथ ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 3 से 4 कैबिनेट मंत्री जो हैं वो शपथ ले सकते हैं। ओम अरियल का नाम है जो है वो होम मिनिस्टर के तौर पर इस वक्त जो नेपाली मीडिया है उसमें चर्चा चल रही है। तो कुल मिला के करीब 4 लोग और साथ ही साथ जो सुशीला कार्की हैं उनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शपथ 9 बजे दिलाई जाएगी। आपको ये बता दूं कि इसका जो परिप्रेक्ष्य है, जो हामी नेपाल और जो बाकी जेनजी ग्रुप हैं वो सब लगातार कह रहे थे कि आज रात 12 बजे तक वो देख रहे हैं चीज़ों को। अगर आज कुछ कंसेंसस नहीं बनता है, अगर आज इस तरीके का आगे चीज़ें नहीं बढ़ पाती हैं, हामी नेपाल के जो गुरुम साहब हैं उन्होंने भी कहा था कि सुशीला कार्की को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन फौज को और प्रेसिडेंट को जल्दी से जल्दी इस पर एक फैसला लेना पड़ेगा। आप ये देखिए कि जो हामी नेपाल के जो मुखिया हैं, हामी नेपाल के जो मुखिया हैं सुदान गुरुङ, क्या वो कैबिनेट का हिस्सा होंगे? नहीं,
उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ की है कि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं होना चाहते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बालेन हैं, शाह हैं और सदन गुरुंग जो हैं, वो दोनों चाह रहे हैं कि जब अब से 3 महीने 6 महीने बाद जब चुनाव होंगे, वो तब चाहते हैं कि जनता के बीच में जाकर जीत कर आए और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं जो नेपाल की सरकार होगी वो इंटरिम सरकार में। क्योंकि आप भी जानते हैं कि किस तरीके से हमने देखा है बाकी देशों में भी इंटरिम सरकार में प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी रहती हैं। तो अभी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है ये इंटरिम सरकार बने और आगे का रास्ता सबसे पहले जो डिसोल्यूशन होगा, यानी कि जो भंग की जाएंगी ना सिर्फ नेपाल की पार्लियामेंट बल्कि जो 7 प्रोविंसेस हैं उनकी जो असेंबलीज हैं उनको भी भंग किया जाएगा और उसके बाद फिर आगे का रास्ता यहां से निकाला जाएगा और एक समय तय किया जाएगा कि कब यहां पर चुनाव होंगे और उसके बाद चुनावों के बाद एक नई सरकार। चलिए, तो नेपाल से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, सिक्ता देव भी जुड़े हुए हैं, अंकित त्यागी भी जुड़े हुए हैं और अनंत अनुराग भी हमारे जुड़े हुए हैं। तमाम सहयोगी नेपाल से जुड़े हुए हैं। अनंत, आपका रुख करना चाहेंगे, ये जेनजी जो परिवर्तन का दौर लेकर आया है, जो केंद्र में रहा है, तो उनके लिए उनको रिप्रेजेंट करते हुए, चलिए सुशीला कार्की को सब अभी समर्थन में है, जो भी सत्ता पक्ष, जो भी विपक्ष में था, जो भी इनके गुट थे, लेकिन जेनजी को रिप्रेजेंट करने वाला इन 4 में से कौन सा नाम? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, जो ओम प्रकाश अरियाल है, ये बालेन प्रकाश कानूनी सलाहकार रह चुके हैं और पेशा से ये एक अच्छा खासा वकील है। नेपाल में इनका बहुत बड़ा नाम है और ये बालेन मेयर जो काठमांडू के मेयर है, उनका ये कानूनी सलाहकार वर्तमान में ही थे। तो एक तरह से कह सकते हैं इनका प्रतिनिधि के रूप में, जेनजी के प्रतिनिधि के रूप में ओम अरियाल भी है। दूसरा नाम है आपको संदुक रुइत का जो नाम आ रहा है। संदुक रुइत भी जो सुदन गुरुंग है, उन लोग को बहुत करीबी से ये लोग पीछे से बैक करते थे बहुत सारे सामाजिक कार्य में। तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, जो उन्हीं लोग के प्रस्ताव में जो है क्या कहता है संदुक रुइत को जो बनाया जा रहा है। तो करीब तकरीबन अभी जो भी जाएंगे तो फिलहाल अभी जो है जेनजी के एक और महत्वपूर्ण सवाल, अब चूंकि सुशीला कार्की का लगाव झुकाव भारत के प्रति बहुत ज्यादा रहा है, उन्होंने अपने मास्टर्स डिग्री भी BHU से ही ली हुई है और भारत में बहुत सारे उनके जानकार और रिश्तेदार भी रहते हैं। तो भारत और नेपाल का जो रिश्ता है सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री के बनने के बाद किस तरह से आप देखते हो नेपालियों के लिए? देखिए, नेपाल और भारत के संबंध के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप जो है पॉलिटिकल बॉर्डर को भूल जाइए। वहां पे जो है बहुत हमारे रिलेशन ऐसा अद्भुत रिलेशन है, इस रिलेशन को आप पॉलिटिकल रिलेशन से परे रख के देखना होगा। तो हमारे वहां से बहुत करीबी रिलेशन रहता है। नेपाल और भारत के रिलेशन पॉलिटिकल रिलेशन कम और ज्यादातर जो है हमारे। अनंत, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं। आपने जो 4 नाम बताए हैं, पहला नाम बताया आपने कुलमान घिसिंग का, दूसरा नाम बताया ओम अरियाल का, तीसरा नाम बताया आपने एक आईएएस सर्जन है, डॉक्टर पेशे से डॉक्टर हैं, उनका एक बार फिर से नाम बताइए और बाकी 2 लोग और कौन होंगे? संदुक रुइत है, वो संभवतः हेल्थ मिनिस्टर बन सकते हैं, इस तरह से नाम आया है। और ओम प्रकाश अरियाल का नाम आया है जो संभवतः कानूनी पेशा से जुड़े हुए हैं और मेयर बालेन का जो है कानूनी सलाहकार थे, तो संभवतः वो होम मिनिस्ट्री संभाल सकते हैं और प्रधानमंत्री के रूप में जो है सुशीला कार्की स्वयं आ रहे हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है 3 से 4 का नाम जो है अब तक बाहर आया है। ठीक है, नजर बनाकर रखिएगा आनंद, फौरन आपका रुख करेंगे। तमाम हमारे संवाददाता इस वक्त 4 हमारे सहयोगी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आदित्य राज कौल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, आपके पास इस वक्त क्या जानकारी दर्शकों के लिए? देखिए, हमने एनडीटीवी इंडिया पर सबसे पहले ये ब्रेक किया, लोगों को बताया कि नेपाल में जो असमंजस था उसमें अब सहमति बन गई है। कई राउंड की जो है बातचीत रही शीतल निवास पे जो यहाँ का राष्ट्रपति भवन है, और आज रात को 9 बजे जो है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। करीबन 15-20 मिनट का ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें जो सुशीला कार्की हैं वो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। उनके बहुत ही क्लोज मित्र हैं ओम अरियाल, जो आज भी जो नेगोशिएशंस हुई उसमें उनके साथ थे, वो गृह मंत्री बन सकते हैं। और करीबन 3-4 जो है और लोग होंगे, विदेश मंत्री, कानून मंत्री और जो हेल्थ मंत्री हैं या डेवलपमेंट के यहाँ मंत्री हैं, उनकी अनाउंसमेंट भी हो सकती है। हमें ये भी बताया जा रहा है, जो बहुत बड़ी बात है, कि ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है शपथ ग्रहण समारोह, उसके बाद इमीडिएटली पहली कैबिनेट मीटिंग आज रात को ही होगी करीबन 10 बजे। और इस कैबिनेट मीटिंग में संसद को भंग करने का प्रस्ताव जो है रखा जाएगा, उसको पास किया जाएगा कैबिनेट में, और फिर राष्ट्रपति को यह रेकमेंड किया जाएगा, सलाह दी जाएगी कि जो यहाँ का संसद है उसको भंग किया जाए, और फिर वो राष्ट्रपति इसको भंग करेंगे। और यही सबसे बड़ा जो है मुद्दा था, क्योंकि जो जेनजी हैं वो कह रहे थे कि संसद को भंग करना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति इसको मंजूर नहीं कर रहे थे। तभी जो है आर्मी चीफ और यहाँ के राष्ट्रपति की मीटिंग हुई और उसमें फिर ये कंसेंसस डेवलप। आदित्य, लगातार जेनजी इस बात की भी मांग कर रहे हैं
कि न केवल संसदीय चुनाव 6 महीने के भीतर हो, बल्कि नया संविधान भी लिखा जाए और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। क्या अंतरिम सरकार नए संविधान को बनाने के लिए कमेटी भी बनाएगी और उसी संविधान के दायरे में अगले संसदीय चुनाव होंगे? देखिए, पहले जो 2-3 चीजें हैं वो ये हैं कि पार्लियामेंट को भंग किया जाएगा, संसद को। और सिर्फ ये संसद की बात नहीं है जो नेशनल लेवल पे है, जो अलग अलग प्रोविंसेस हैं उधर जो वहाँ के जो असेंबलीज हैं या वहाँ के जो संसद हैं उनको भी भंग किया जाएगा। तो एक ही बारी में सब जगह पे ये भंग होगा, क्योंकि ये जो मुहिम है ये यहाँ के नेताओं के खिलाफ थी हर जगह। तो लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि एक नई तरीके की राजनीति यहाँ पर होगी जो करप्शन के खिलाफ होगी, और तभी जो नीतियाँ होंगी वो पूरी तरीके से बदलेंगी। अब पहले हम देखेंगे पार्लियामेंट को भंग किया जाएगा, उसके बाद जो है ये करप्ट नेता हैं उनके खिलाफ हो सकता है कि एक्शन लिया जाए, इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की जाए और कोई कमेटी गठन की जाए कि जो ये लैविश लाइफस्टाइल करते थे और साथ ही जो नेपो किड्स जो कि बहुत ही अमीर घराने के राजनेता थे, उनके जो बच्चे एक प्रिविलेज लाइफ जीते थे या कुछ क्राइम्स भी करते थे, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी। और जो अनुराग के पास लगता है कोई एक सवाल पूछ लेते हैं। अनंत, मैं आपसे भारत से जोड़कर पूछना चाहूंगा, केपी शर्मा ओली का झुकाव थोड़ा चीन के प्रति दिखा था और भारत से तब से रिश्ते थोड़े से खटास हुए थे, लेकिन अब जब सुशीला कार्की का झुकाव लगाव अगर भारत के प्रति है और नेपाल की जनता भी चाहती है, खासकर जेनजी, तो भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं थोड़ा सा आगे बताइए, इसके मायने क्या होंगे दोनों देशों के हित के लिए? अनंत आप सुन पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं सुन रहा हूँ, जैसे कि आप बताया नेपाल भारत का संबंध बहुत अच्छा से आगे बढ़ेगा। मैं इस पे पूर्ण विश्वास हूँ। नेपाल की डिपेंडेंसी जो भारत पे है और नेपाल जो है पूर्ण रूपेण जो इस क्राइसिस की अवस्था में ओपन बॉर्डर होने के कारण नेपाल भारत के साथ अपना बहुत अच्छा रिलेशन निभाएंगे। मुझे लगता है इससे अगले सरकार से जिस तरह से नीचा ऊपर हो रहा था रिलेशन, मुझे लगता है वो इस सरकार के टाइम में कम हो जाएंगे। और जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, पूर्व प्रधान न्यायाधीश भी रह चुके हैं, इस देश को कानून व्यवस्था को जानते हैं, लंबा समय से कानूनी क्षेत्र में रहे हैं, तो नेपाल भारत के संबंध का जो बहुत सारे कंस्पिरेसी है, कंट्रोवर्सी जो उनको बहुत अच्छे तरीके से वो जानते हैं। और इस जो क्राइसिस के घड़ी में प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो मुझे लगता है जो वे इस चीज को बहुत बेखूबी तरीका से निभाएंगे और भारत के साथ अच्छा संबंध बना के इस क्राइसिस। ठीक है अनंत, आपके पास आएंगे। सिक्ता हमारी सहयोगी सिक्ता देव लगातार राष्ट्रपति निवास शीतल निवास के बाहर से हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सिक्ता, आज जो कैबिनेट की पहली बैठक होगी उसमें संसद को भंग करने की सिफारिश होगी, लेकिन क्या कोई और फैसला भी इस कैबिनेट मीटिंग में लिया जा सकता है? अब एक बहुत दिलचस्प जानकारी विकास मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि जो संयम जेनजी खो रहा था कि आखिर अंतरिम सरकार को लेकर और अंतिम सरकार के लीडर को लेकर फैसले लेने में देरी क्यों हो रही है। देरी शायद इसीलिए हो रही थी कि संसद को भंग कैसे किया जाए, उसकी टेक्निकलिटी क्या हो। राष्ट्रपति और सुशीला कार्की दोनों अपने अपने पोजीशन पर अड़े हुए थे। जानकारी मिल रही है कि पर्दे के पीछे ये बात हो रही थी, सुशीला कार्की ने शर्त रखी थी आप पहले संसद भंग करें और फिर मुझे प्रधानमंत्री का बनने का प्रस्ताव भेजें। तब राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान के हिसाब से प्रधानमंत्री और कैबिनेट ये फैसला करते हैं और प्रस्ताव भेजते हैं और तब राष्ट्रपति संसद भंग करता है। ऐसे में दोनों अपने अपने पोजीशन पर अड़े हुए थे। राष्ट्रपति चाहते थे जो संविधान में है उसी के हिसाब से किया जाए काम, लेकिन जेनजी की लगातार मांग रही है कि सबसे पहले संसद भंग हो, पॉलिटिकल क्लास को संसद से बाहर निकाला जाए, जिस पर उसका भरोसा उठ चुका है, और उसके बाद अंतरिम सरकार बनाई जाए। तो ऐसे में सुशीला कार्की ने जेनजी की ही बातें आगे राष्ट्रपति के सामने रखी थी और इसीलिए एक मिड पॉइंट में पहुंचने के लिए इतनी देरी हो रही थी। और अब साफ है कि प्रधानमंत्री का शपथ वो ले रही हैं और कैबिनेट अपना फैसला पहला फैसला लेकर संसद भंग करने के लिए प्रस्ताव भेज देगी। एनडीटीवी पर आप सभी दर्शक देख रहे हैं जो कुछ भी पहली खबर है और पहली तस्वीर, आप सभी हमारे दर्शक एनडीटीवी इंडिया के माध्यम से आप अपडेट हो पा रहे हैं। देखिए, इस वक्त आदित्य राज कॉल भी जुड़े हुए हैं, अनुपम जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अंकित त्यागी जुड़े हुए हैं, सिक्ता देव। लगातार नेपाल से आप सभी दर्शकों तक हम ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं। अब ये खबर हम अंकित का हम रुख कर लेंगे। अंकित, एक और सवाल है, बालेन शाह को सभी चाह रहे थे कि वो आगे आए, लेकिन बालेन शाह ने खुद अपने मुंह से कभी नहीं बोला कि मुझे आगे आना है। वो पीछे पर्दे के पीछे से भूमिका निभाते रहे। सुशीला कार्की को भी उन्होंने समर्थन दिया, लेकिन खुद नहीं आगे आना, इसके पीछे वजह?
देखिए बालेन शाह, जैसे हम लोग लगातार बात करते हैं, बड़े रिक्लूस हैं, मीडिया से बात नहीं करते। आदित्य, मैं, सिकता, हम सब पिछले 2-3 दिनों से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बातचीत हो पाए, लेकिन वो इतने पॉपुलर हैं कि उन्हें ज़रूरत नहीं। उनको लगता है कि जब वो फेसबुक पर और या एक्स पर कुछ पोस्ट कर देते हैं, उसी से उनका मैसेज चला जाता है। एक दूसरा कारण ये भी है कि उनकी पॉपुलैरिटी का वो नहीं चाहेंगे कि इंतरिम सरकार में वो 3 महीने 6 महीने रहें। मुझे लगता है तैयारी जो उनकी होगी वो होगी कि जब चुनाव होगा, देश के अंदर आम चुनाव कराया जाएगा, इंटरिम सरकार जब कराएगी, तब वो एक बड़ी भूमिका में आए, तब शायद जीत का प्रधानमंत्री बने। तो मुझे लगता है कि उसकी तैयारी में इस वक्त वो जुटे हुए हैं, ना कि इंटरिम तौर पर अपना चेहरा आगे करने के लिए। ठीक है, अनंत अनुराग का रुख कर लेते हैं। अनंत, जो बात अंकित बता रहे हैं कि बालन शाह लोकसभा चुनाव यानी कि वहां का संसदीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, कुलमान घिसिंग भी चुनाव लड़ना चाहेंगे, सुदान गुरुंग भी चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कौन कौन सी होंगी? देखिए, फिलहाल तत्काल ये चीज कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन वो काठमांडू से मेयर बालन चुनाव लड़ेंगे, ये चीज कंफर्म है। और ये चेहरा जो है इस देश के जिस भी कंस्टिट्यूएंसी में जाके चुनाव लड़ेंगे वो पूरी तरीके से जीत के आएंगे, ये लगता है। लेकिन सवाल ये है जो अगले 6 महीने में या 3 दिन में निर्वाचन की नीति घोषणा की जाएगी, उसके बाद जो है बालन जो है चुनाव से जीत कर और एक नया दल के रूप में, एक यंग टीम के रूप में आना चाहेंगे और एक परिवर्तन की आग में लगे हुए जनता है, तो सारे लोग बैठेंगे। अनंत, जब हम ये जानकारी दे रहे हैं, आप और हम जब बात कर रहे हैं और पूरे अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं, नेपाल की मीडिया पर भी आपने नजर बनाई होगी, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, या ये खबर आने के बाद कि सुशीला कार्की को ही अंतरिम प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और आज ही शपथ लेंगी, इस खबर के बाद नेपाल में इस वक्त क्या माहौल है, जेनजी में या नेपाल के पूरे सड़कों पर, काठमांडू, कहीं पर भी? देखिए, सुशीला कार्की के सवाल में बहुत सारे लोग का अपना पर्सनल ओपिनियन है। उनके कुछ पक्ष में लोग हैं, कुछ विपक्ष में लोग हैं, लेकिन जो इस वक्त का जो मेजर इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कौन बनेंगे अंतरिम सरकार का, कौन होंगे वो व्यक्ति जो अंतरिम सरकार लीड करेंगे सही तरीका से और जेनजी का मुद्दा को जो है आगे ले जाएंगे। इसमें जेनजी द्वारा आगे लाए गए एक व्यक्ति के रूप में सबसे बहुत मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में सुशीला कार्की के नाम आए। अब सवाल ये है जो पक्ष और विपक्ष को होते रहेंगे, क्योंकि वो इस देश का पूर्व प्रधान न्यायाधीश रह चुके हैं और प्रधान न्यायाधीश होने के नाते बहुत सारे डिसीजन वगैरह किए होंगे, तो बहुत सारे लोग को अच्छा भी लगा होगा, बहुत सारे लोग को बुरा भी लगा होगा। तो पक्ष का बात तो आते और जाते रहते हैं, लेकिन सवाल ये है इस क्राइसिस के घड़ी में देश आप पहुंची थी, उस क्राइसिस से निकालने के लिए सुशीला कार्की से बेहतर मचुअर पर्सन कोई नहीं हो सकता है। आपके पास आएंगे, सिकता का रुख कर लेते हैं। सिकता बता रही थी लगातार वहां से कुलमान घिसिंग के समर्थन में जेनजी का एक गुट था जो नारेबाजी कर रहा था। अब जब ये खबर बाहर आ गई सिकता, तो शीतल निवास के बाहर जो जेनजी कुलमान घिसिंग के समर्थन में थे वो वहां पर शांत हो चुके हैं, जा चुके हैं, क्या स्थिति है? तुरंत शांत हो गए विकास, क्योंकि आर्मी वहां थी और उन्होंने एक तरह से चेतावनी भी दे दी थी कि क्योंकि इस वक्त ये बड़ा फैसला था, अंदर बैठक चल रही थी और बाहर समर्थक जो थे वो शोर मचा रहे थे, यानी कि बाहर खबर आ चुकी थी तब, और एक तरह से मायूस होकर वो अपने नेता के लिए नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन अब सब कुछ शांत है, अब फैसला हो चुका है, नेपाल को अपने नई दिशा की तरफ बढ़ना है। इस 40 घंटे की क्रांति ने एक सत्ता में बैठी सरकार को बेदखल किया है, तो अब शांति है। अब प्राइम मिनिस्टर जो नया मिल रहा है वो अब आगे के फैसले लेंगी। जी सिकता, बहुत बहुत शुक्रिया नेपाल से पूरी जानकारी दर्शकों के बीच रखने के लिए, आपका धन्यवाद।